1999 में बांग्लादेश और 28 ममालिक की जानिब से यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में 21 फरवरी को आलमी यौम कौमी जुबान के तौर पर मनाने की करारदाद पेश की गई। सन 2000 से दुनिया भर में मादरी जुबान या माँ बोली का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद 1952 में ढाका में हलाक हुए उन तालिब इल्मों को याद करना है जो अपनी मादरी जुबान को अहमियत दिलवाने की खातिर मौत की आगोश में चले गए थे। साथ ही आज के दिन को मादरी जुबान की अहमियत और उसकी अफादियत उजागर करना भी है। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज में ज्वाइन किया है मारूफ पंजाबी लिखारी मकसूद साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से हमारे साथ अभी मौजूद हैं मारूफ अदीब शकील आदिलजादा और जर्मनी के शहर बॉन से आए हुए नौजवान शायर और सहाफ़ी आतिफ तुकीर साहब। सबसे पहले हम शकील साहब की जानिब जाएंगे। शकील साहब, आप क्या समझते हैं किसी भी मुआशरे में माँ बोली की क्या अहमियत होती है? जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, जरा दोबारा फरमाइए। जी शकील साहब, जानना ये चाह रहे हैं कि किसी भी मुआशरे में माँ बोली की क्या अहमियत होती है? मादरी जबान की क्या अहमियत होती है, ये पूछना चाह रही है ना? जी हाँ, मादरी जबान तो फर्द की इब्तिदाई नशो नुमा करती है। उसके बगैर हम दुनिया नहीं समझते। तो मादरी ज़बान की अहमियत तो मुसल्लम है, हर जगह मुसल्लम है, और इसको मुहक्किकीन और आलिमों और दानिश्वरों ने लाजमी करार दिया है कि मादरी ज़बान में की तरवीज होनी चाहिए, उसका फ़रोग़ होना चाहिए, ताकि हम फ़र्द की तहज़ीबी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा अच्छी तरह से हो सके। तो ये एक मुसल्लमा बात है जनाब वाला। आतिफ तुकीर साहब, आपकी जानिब आएंगे। हमने अक्सर देखा है कि लोग लाशौरी तौर पर भी अपनी जो मादरी जुबान है या माँ बोली है उसको बोलना छोड़ देते हैं और जो दीगर जुबानें हैं लोगों की देखा देखी उसमें तबाज़माई करने लगते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, ज़बानों की उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। ख़ास तौर पर ज़बान का ताल्लुक हमेशा किसी भी माशरे में जो एक किसी ज़बान की नशोनुमा या उसकी तरवीज, उसके तनव्वु का बायस बनता है, वो उसका मईशत के साथ जोड़ भी है। मामला ये है कि, और ये बड़ी अहम बात है, हम उम्मन सतही तौर पर बात करते हैं और ये देखते नहीं कि जब कोई शख्स अपनी मादरी ज़ुबान में तालीम हासिल करे और उसे उस मादरी ज़ुबान से ना मिले, तो मसला ये होगा कि फिर वो उन ज़बानों की तरफ जाएगा जहाँ से उसे रोटी मिल सकती है। ये पहला मामला है। मादरी ज़ुबान की अहमियत क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जब आप बचपन में, आप पहले जो आपके इब्तदाई बरस हैं, उन बरसों में आप सबसे ज़्यादा जो इल्म हासिल करते हैं, जो आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होता है, जो आपके पास आपकी ज़रूरियात और उन ज़रूरियात के लिए जो आप इजहारिये इस्तेमाल करते हैं, वो उन 5, 6, 7, 8 और 10 बरसों में वो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस ज़बान में होते हैं जो ज़बान आपको मैसर होती है। अब मसला ये है कि उस लम्हे में, उस वक्त में जब आप जो इतने सारे अल्फाज सीख जाते हैं, इतने सारे इजहारिये सीख जाते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट सीख जाते हैं, वो उसके लिए तो जाहिर है कि उसकी वजह से फिर आपको आपके ख्यालात, आपके ख्वाब, आपकी बेसिक कम्युनिकेशन, आपका एक्सेंट, वो सब उस पर वो छप जाता है, बुनियाद है वो आपकी। उस वक्त अगर आप किसी बच्चे को आप इल्म दें, वो इल्म जो उसकी ज़िंदगी में आगे काम आए, और वो इल्म जिसके लफ्ज़ वो पहले से ही जानता है, जिनके इजहारिये वो पहले से ही जानता है, तो आसान हो जाता है। इसलिए मगरबी माशरों में अपनी मादरी ज़ुबान पर ज़ोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चों को पहले से ही अल्फाज मालूम होते हैं, उन्हें जब कुछ चीज़ सिखाई जाती है तो आसानी से सीख जाते हैं। मामला यह है कि उन माशरों में जो ज़बान वो सीखते हैं बच्चे, उनको रोटी भी उसी ज़बान से मिलती है। हमारे यहाँ मामला ये है कि बच्चे, अगर कोई शख्स बलोचिस्तान में पैदा हुआ और वो बलोची सीख जाए, उसकी मादरी ज़ुबान बलोची है या कोई सराइकी है या कोई सिंधी है, उसे रोटी नहीं मिलेगी उस ज़बान से, तो वो क्यों सीखेगा? तो कुछ लोग सीख लेते हैं जिनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, कुछ लोग जो रास्ता निकालना चाहते हैं वो जाहिर है वो ज़बानें सीखते हैं जिनसे उनको वो बाद में रिस्क मिलता है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा सादा सा कुलिया है। शकील साहब, अगर हम अपनी माँ बोली की बात करें या फिर अपनी मादरी जुबान की बात करें, तो क्या पाकिस्तान में आपको लगता है कि उर्दू जुबान के फरोग और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम हो रहा है? देखिए, मसला यह है कि मादरी ज़बान के तौर पर उर्दू जो है वो एक सानवी ज़बान की हैसियत रखती है। बात यह है कि पाकिस्तान में मादरी ज़बानें तो बहुत सी हैं,
اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت سی ایسی زبانیں بھی ہیں جن کا اپنا اسکرپٹ تک نہیں ہے، تو علوم کے خزانوں تک ان کی دسترس نہیں ہوتی. اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی اپنی ایک لائبریری بھی ہو، اس کا اسکرپٹ بھی ہو، اور اس میں کچھ چیزیں محفوظ ہوں. تو جو عاطف صاحب نے بات کی ہے بڑی عمدہ بات کی کہ جس زبان میں روزگار نہیں ملتا اس زبان میں پھر لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دیہات سے ایک منتقلی بہت تیزی سے ہو رہی ہے شہروں کی طرف، اور شہروں کی زبان ضرورت کی زبان ہوتی ہے. وہ اس طرف جا رہے ہیں جہاں انہیں حفاظت ہوتی ہے، اس کی ضمانت ہوتی ہے کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. اب مثلا دیہات تک تو ٹھیک ہے کہ دیہات میں ایک محدود دائرہ ہے، وہاں پر ان کی ضرورتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اپنی زبان ان کی چل جاتی ہے. لیکن جب وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں تو یہاں بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور وہ زبان قائم رہتی ہے جس میں انہیں مالی آسودگی ملے. چنانچہ اردو جو ہے وہ شہروں کی زبان تو کہی جا سکتی ہے، لیکن دیہاتوں کی ہماری جو زبانیں ہے وہ مختلف ہیں. اس میں بلوچی بھی ہے، اس میں براہوی بھی ہے، اس میں ہزاروی بھی ہے، اور بہت سی زبانیں. تو مراد یہ ہے کہ آپ یہ زبانوں کی مادری زبانوں کی ترویج تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ان زبانوں کے اسکرپٹ پیدا کرنے پڑیں گے. مثلا پنجابی شکیل صاحب، اردو بھی صرف 5% لوگ بولتے ہیں پاکستان میں. کیا وجہ ہے کہ اردو ابھی عوامی زبان نہیں بن پائی آج تک پاکستان میں؟ ہاں، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ سرکاری عمل دخل بھی ہے. ہماری قومی زبان کے طور پر تو اردو کہی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اردو ہمارے سرکاری دفتروں اور اس میں اس کا استعمال بالکل نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ اردو بھی یعنی میٹرک تک اور انٹرمیڈیٹ تک تو چل جاتی ہے، اس کے بعد پھر اردو ہکلانے لگتی ہے، اور ہمیں دیگر جدید علوم کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے قریب ترین انگریزی زبان سے. تو یہ وجہ ہے اردو کی 5% رہ جانے کی. اگر ہم نے اس پہ کام کیا ہوتا، اصطلاحیں وضع کی ہوتی، اردو زبان میں جدید علوم منتقل کیے ہوتے، تو غالباً ایسا نہیں ہوتا. اب افسوس ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، اور 2-3 ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں لیکن ان کی بات پہنچتی نہیں. ان کی کتابیں بھی 1000 چھپتی ہیں اور وہ سب لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی. یعنی مثلا مقتدرہ نے بہت سی ماں بولی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے مقصود ثاقب صاحب نے. پنجابی کے رائٹر ہیں، تو ہم مادری زبان میں آج تھوڑا ٹرانسفارم ہوتے ہیں اور ان سے پنجابی زبان میں ہی بات کرتے ہیں. مقصود ثاقب صاحب، پہلے تو تانوں ویلکم کہاں گے شو وچ. پہلا سوال تاڑے کولوں اے کرنا چاہواں گے کہ پاکستان وچ تسی ماں بولیاں دا کی مستقبل ویکھ رہے ہو؟ پاکستان دا مستقبل ہی ماں بولیاں نال ہے جی. اچھا، ایک تے سوال یہ بنا جی کہ پاکستان دے ماں بولیاں دا مستقبل، اسی کہنے ہیں پاکستان دا مستقبل اپنا جڑیا ہے اتھوں اپنی زباناں دے نال. ماں بولیاں تو مراد ہے لوک زباناں جنہاں نوں 4 صوبیاں دی خلقت جڑی ہے، عوام الناس جڑی ہے وہ بولدی ہے، اور انہاں دی مادری زباناں نے. یعنی انہاں نوں یہ بولیاں کدھروں سیکھنیاں نہیں پیندیاں، کدھروں انہاں دا اقتصاد نہیں کرنا پیندا. جڑیاں کہ انہاں دیاں نیچرل زباناں نے جنہاں دی تاریخ جڑی ہے وہ 1000 سال دے تے پھیلی ہوئی ہے. یعنی یہ لوگ جڑے نے اور یہ خطے جڑے نے، انہاں خطیاں دا اور لوکاں دا جو تعلق ہے آپس دے وچ، وہ سارے دا سارا اتھوں دیاں زباناں دے وچ ظاہر ہوندا ہے. اسی واسطے زباناں دے نا، لوکاں دے نا اور زمین دا نا اے ایکو ہی ہے، سانجھا ہوندا ہے. یعنی جے سندھ کہنے ہیں تو اتھوں دے رہن والے سندھی نے، جڑی جو بولی بولدے نے وہ سندھی ہوائے گی. اگر پنجاب دی گل کرنے ہیں تو پنجاب جڑا ہے، پنجاب دی دھرتی جدوں دا بھی پنجاب نا بنے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک سانو لینا ہے مقصود صاحب. ایک چھوٹا سا بریک اسی لواں گے، واپس آ رہے ہیں اس بریک تو بعد. واپس آ کے مقصود صاحب نے گفتگو کا سلسلہ اگے بھی جاری رہے گا.
वेलकम बैक। बात हो रही है, आज माँ बोली का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसकी अहमियत पे हम बात कर रहे हैं। हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ तौकीर की जानिब जाएंगे, जो कि आए तो जर्मनी से हैं लेकिन वो भी पंजाबी हैं और हमने ये भी सुना है कि वो पंजाबी में बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। तो आतिफ, तुसी क्यों चुनिया पंजाबी दी बजाय उर्दू नू अपनी तकलीकां लई? पहली गल तो दसा कि मैं मेरी पंजाबी नहीं चंगी। मैं 5 साल दसा ते मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई सी कराची ते मेरे ख्याल मेरी मादरी जबान तुसी उर्दू ही रखोगे तो बेहतर होएगा। कि मेरे बुनियादी फर्क जड़ा है ना वो है, मेरे ख्याल फर्क ये है कि मादरी जबान कहन देखी इन्होंने, मैं जिस तरह पहले किया सी मादरी जबान उसे कहेंगे जो आप पहले जिंदगी के इब्तदाई सालों में जो आपकी ज़रूरियात पूरी करती है ज़बान, जिसमें आप इजहारिये, आपके बुनियादी इजहारिये देती है आपको, आपकी सारी गुफ्तगू, आपके सारे एक्सप्रेशंस, आपके तमाम तर एहसासात उससे जुड़े होते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ज़ख़ीरा अल्फाज जो बनता है किसी बच्चे का, जो बुनियाद है किसी भी ज़बान की, ज़बान 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। एक होता है उसका ग्रामर, दूसरा होता है उसका ज़ख़ीरा अल्फाज, वोकैबुलरी। वो उसमें ग्रामर तो आप कोई भी शख्स किसी भी ज़बान की बहुत आसानी से सीख सकता है 2-3 महीनों में, लेकिन जो वोकैबुलरी है, जो उसका ज़ख़ीरा अल्फाज है, उसमें ही वक्त लगता है। किसको कितने लफ्ज़ आते हैं, ये मसला है। मामला यह है कि जब आप बचपन में जो आप देखें ना, जैसे मादरी ज़ुबान आप कह रहे हैं, उसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो 5 या 6 बरस की उम्र में मुकम्मल तौर पर अपनी बात ठीक तरह से पूरे डिटेल के साथ कह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो 6 बरस तक उसने अल्फाज जमा किए हैं, 6 बरस तक उसकी सारी ज़रूरियात उन्हीं लफ्ज़ों से जुड़ी हुई थी। इसलिए मैं जब यहाँ कराची जब पहुँचा था तो मेरी उम्र थी लगभग कोई 5 बरस। मेरे घर में कई लोग उर्दू और पंजाबी और बोलते रहे, लेकिन चूँकि मैं शायद मुझे उर्दू मुझे ज़्यादा उसकी महक भी ज़्यादा अच्छी लगती है और मुझे उसका जायका भी अच्छा लगता है उसके लफ्ज़ों का, तो इसलिए मैंने उर्दू की जानिब देखा। कोशिश भी मैंने की वैसे कुछ पंजाबी शायरी कहने की, लेकिन मुझे लगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो ज़्यादा मुझे उर्दू में उसमें लुत्फ़ रहा, और जो जायका लफ्ज़ों का जो चाहता था वो मुझे उर्दू में मिला। लेकिन मैं फिर कह दूँ कि हमारे जैसे लोग या जो लिसानियात पर के करीब रहने वाले लोग हैं वो शायद एक्सेप्शंस होते हैं किसी माशरे की। उससे ज़्यादा हम अगर आपने कोई बोली बचानी है तो उसे लोगों को बोलना होगा। किताबों में नहीं बचती ज़बानें, लाइब्रेरीज में नहीं बचती, आपके लोगों को बोलना होगा। और वो लोग क्यों बोलेंगे, इसके लिए आपको इक़दाम करने होंगे कि आप किसी बंदे को, किसी भी शख्स को जब उसकी ज़बान में रोटी देना जानेंगे, और उसके लिए भी आपको देखें ना कितने इक़दाम करना। आपको टीचर्स चाहिए होंगे, आपको असातिज़ा चाहिए होंगे जो ठीक पढ़ा सकें। उर्दू, आप पंजाब में जो उर्दू पढ़ाई जाती है वो किस तरह की होती है, मैंने खुद पढ़ी है, पढ़ पुत्र अलुफ वाली उर्दू थी वो। तो जाहिर है इसके मसाइल होंगे और उसके बहुत डिटेल आपको मुताला भी करना पड़ेगा और फिर इक़दाम भी करना होंगे। मकसूद साहब, तुहाडे कोल असी ये जानना चाहांगे कि असी माँ बोली दी बुनियाद ते सूबे भी बना लेने आ, असी झगड़े भी करने आ, सब कुछ होंदा है, लेकिन माँ बोली दी तरक्की लिए असी कोई काम नहीं करते, की वजह है? नहीं जी, वो गल हैगी कि जदीकर बोली की बुनियाद के उत्ते सूबा असा नहीं बनाया है, बल्कि पुराना है। पंजाब जे कहांगे तो पंजाब की जुबान अपनी पंजाबी ही है, और ये कोई अजकल की गल नहीं है, पुरानी है। और जड़ा है जुबान नूं तरक्की देने का मसला जड़ा है ये गौरमेंटा के सिर के उत्ते होंदा है। हुण असी कहांगे कि जनाब पंजाबी जिहड़ी है, पंजाबी तो सारी दुनिया बोलदी, पूरा पंजाब जिहड़ी है बोली बोलदा है सही मानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਚੁੰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੁਰੀ ਆਂਦੀ ਲਿਜੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਰੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਟ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਅਖਾਣ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੀ ਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਫਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਊ ਬੋਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਬ ਬੋਲੀ। ਸਾਬ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਊ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਚ ਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਅਵਾਮੋ ਨਾਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਬਜੂਗੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਫਤਹ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਤਹ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਣਾਈ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ऑपरेशन वो भी उन्होंने कीता। ठीक है, शकील आदिलजादा साहब आपकी जानिब आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है किसी भी अहद में किसी जुबान के मादूम होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर अपनी जुबान की बात की जाए तो आपको लगता है कि उर्दू जुबान में इतनी ताकत है कि जुबानों की इतनी यलगार है, इंग्लिश और फ्रेंच और ये वो जुबानें हैं जिनके बारे में जोर दिया जाता है कि आनी चाहिए, उस यलगार में उर्दू अपने तशख्खुस को कायम कर पाएगी? मुश्किल है। ये एक रिसर्च मुझे यूसुफ ने बताई थी कि दुनिया में आखिर में 6 ज़बानें रह जाएंगी और ये जितनी ज़बानें हैं ये ख़त्म होकर गोया 6 ज़बानों में मुंतकिल हो जाएंगी, जिसमें अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ी और एक कोई और ज़बान थी। तो मुझे उर्दू का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक नज़र नहीं आ रहा। उर्दू जो है वो बुनियादी तौर पर हिंदी ज़बान से मुस्तआर है, चूँकि इसमें बहुत से ज़बानों का मुरक्कब है, इसलिए इस ज़बान में ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। ये तो है, लेकिन सवाल ये है कि उर्दू में जदीद उलूम कौन मुंतकिल करे, जो नहीं हो रहा है अब तक 60-67 साल में तो हुए नहीं। तो मुझे मुस्तकबिल उर्दू का अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अब रहा मादरी ज़बानों का, तो वो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है बात, यानी ये कि मादरी ज़बानें क्यों रहेंगी जबकि उनमें कोई चीज़ ही नहीं है। वो तो वो एक शख्स जो 6 साल तक बताया है, उन्होंने 6 साल तक सीखेगा या 10 साल तक, उसके बाद वो शहर आ जाएगा, उसकी ज़रूरतें दूसरी होंगी, वो उर्दू सीखेगा, उर्दू से काम नहीं बनेगा तो वो अंग्रेज़ी सीखेगा। पूरी कंप्यूटर की ज़बान जो है वो अब अंग्रेज़ी हो चुकी है। तो वो ये हमारी ये ज़बानों का मुस्तकबिल हम कितनी कोशिश कर लें अच्छी बात है, मादरी ज़बानों का होने, चूँकि ज़बानें जो हैं उनमें कोई वो नहीं होती, ज़बानें तो आज़ाद होती हैं, गैर जानिबदार होती हैं। तो आतिफ, आप भी यही समझते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल शायद इतना ताबनाक नहीं देख रहा है जिस तरह से शकील साहब ने कहा है? देखिए, मेरे ख्याल में इस हवाले से बराह रास्त तो बात मेरे ख्याल में नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी। हमें जैसे आदिलजादा साहब ने कहा है कि हमें जदीद उलूम मुंतकिल करने पड़ेंगे, वरना हमारे पास जाहिर है एक क्लास होगी जो उर्दू बोल पाएगी, और जो देखिए ना, जैसे मसला ये है कि अगर आप जब दूसरी ज़बानें सीख जाते हैं तो फिर आपका ब्रेन ड्रेन होता है। जैसे यूरोप है, यूरोप में एक वजह ये भी है ब्रेन ड्रेन ना होने की कि एक शख्स अगर जर्मन ज़बान में अपना PhD कर लेता है और उसे फिर अच्छी भी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती है अमेरिका जाके, तो वो इसलिए नहीं जाता कि उसे जाके फिर एक नई ज़बान सीखनी पड़ेगी और ये मुसीबत है उसके लिए, उसका सारा काम उसकी ज़बान में। तो इसलिए मेरे ख्याल में बड़ा डिटेल काम करने की ज़रूरत है कि हमारे साइंटिस्ट वापस आएँ, वो अपने तमाम अपनी जो महारत है उस अंग्रेजी से या दूसरी ज़बानों से वो बहुत कोशिश और मेहनत करने की जरूरत है। ज़बान के लिए ऐसे ही करना पड़ता है, ज़बानों के तशख्खुस को बरकरार और कायम रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आतिफ तोकीर साहब और शकील आदिलजादा साहब कराची से ज्वाइन करते। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मकसूद साकिब साहब ने सानू लौट तो ज्वाइन किया सी, बहुत शुक्रिया तुहाडे वक्त लई। इसके साथ ही तेज़ 7 का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए जियो तेज़ के साथ।